अच्छा जी, अब हमारा एक एसईओ में हम लोग जहाँ से ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं कि भाई पहले वेबसाइट को अंडरस्टैंड किया। वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने कहा कि जो वेबसाइट की एसईओ करने के लिए बेसिकली वेबसाइट अंडरस्टैंडिंग थी, जो कि एसईओ का पार्ट नहीं है। हाँ, वो इसलिए है कि कोई भी बंदा आपके पास आएगा कि भाई मेरी वेबसाइट की एसईओ करनी है आपने, तो आपको अगर वेबसाइट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप तो काम भी नहीं कर सकेंगे, आपको सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ही होंगे। इसलिए हमने वो वाला पार्ट पढ़ा, मगर डैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एसईओ। एसईओ का जो पहला पार्ट था वो था कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च, कि हम कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग लें और समझेंगे कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद कीवर्ड्स को यूज़ कैसे करना है। साथ में पैरेलल हमने यूजेज की बात भी की कि हमने कहा भाई कीवर्ड की डेंसिटी इतनी होनी चाहिए, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए, और साथ में हमने कीवर्ड रिसर्च की। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारा ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया कीवर्ड रिसर्च का, और अब हमारे पास कीवर्ड्स हैं। तो अब हमने जो एसईओ करनी है वो कैसे करनी है, यानी अब हम पहले फेज से बाहर निकल आए एसईओ के कीवर्ड रिसर्च से, और अब हम एसईओ की बात करने जा रहे हैं। जब हम एसईओ की बात कर रहे हैं तो हमें मोस्टली दो बातों में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करने हैं। उनमें से एक है ऑन साइट और एक है टेक्निकल, यानी कि एक ऑन साइट एसईओ है और एक टेक्निकल एसईओ है। अब हम जब पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँगा कि भाई ये ऑन साइट एसईओ है, ये वाला फैक्टर ऑन साइट एसईओ का फैक्टर है, और ये वाला फैक्टर टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। गूगल जो हमारी वेबसाइट को एक ऑफ साइट एसईओ भी है, गूगल जो हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी गूगल पे बढ़ा रहा होता है, उसमें जो मेन रोल होता है वो इन दो फैक्टर्स का होता है। और जो हमारी वेबसाइट की गुडविल बन रही होती है, जो अथॉरिटी बन रही होती है, गुडविल अलग चीज़ है, और गूगल गुडविल का जो स्टैंडर्ड है वो गूगल का नहीं है, वो मॉज का स्टैंडर्ड है। सो गुडविल के लिए फिर हम ऑफ साइट की बात करते हैं, मगर विजिबिलिटी के लिए ऑफ साइट नहीं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने अपनी वेबसाइट की गुडविल तो बड़ी बढ़ा ली है, मगर ना उसने ऑन साइट वेबसाइट को एसईओ को कंसीडर किया, ना ही उसने टेक्निकल एसईओ को कंसीडर किया। गूगल पे रैंक नहीं करेगा मगर उसकी वेबसाइट अथॉरिटी अच्छी होगी, ठीक है। हाँ, उसको अदर प्लेसेस से ट्रैफिक मिल सकती है, लेकिन उसे गूगल से ट्रैफिक नहीं मिल रही होगी डायरेक्टली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मेन फोकस है वो किस पर होगा, ऑन साइट पे और टेक्निकल पे। इस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। और ये वो वाली एसईओ है। एसईओ को हम ना कहते हैं कि भाई कितने महीनों में एसईओ हो जाएगी, 1 महीने में एसईओ के रिजल्ट्स आएंगे, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल में। तो एक चीज़ तो आपको मेरा ख्याल है कि एक रिजल्ट तो आप, एक नतीजे पे तो आप लोग पहुंच चुके होंगे कि स्पेसिफिक टाइम हम नहीं दे सकते, यानी सबके लिए एक क्राइटेरिया नहीं है हमारा कि हम सबको कह दें कि भाई 1 महीने के बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपकी वेबसाइट रैंक होगी, बल्कि ये डिपेंड करता है कंपटीशन के ऊपर। ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कंपटीशन कितना चलने लगा हुआ है। जहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, जहां पर कंपटीशन कम होगा वहां पर टाइम कम लगेगा। जैसे बिल्कुल बिजनेस है, आम ट्रेडिशनल बिजनेस है। अगर फॉर एग्जांपल लोअर माल के ऊपर कोई एक बिजनेस शुरू करना चाहता है और अभी आपको लग रहा है कि लोअर माल पे प्रॉस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा है, मगर वो बिजनेस लेकर अभी कोई आया नहीं है, तो इसका मतलब है वो जल्दी ग्रो कर जाएगा। लेकिन जब उसी तरह के बिजनेस लेकर बहुत सारे लोग वहाँ आ जाएंगे और एक नया बंदा उसमें आएगा तो वो टाइम लगाएगा स्टैब्लिश होने में, टाइम लेगा स्टैब्लिश होने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि अभी 3 महीनों में आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। अब जब हम लिंक बिल्डिंग वाली बात करते हैं तो उससे तो टाइम लगता है 6 महीने कम से कम, लेकिन वो वेबसाइट रैंक तो नहीं कर रही, रैंक तो कर रही है ऑन साइट के साथ और टेक्निकल एसईओ के साथ। इन्हीं को हमें अपनी वेबसाइट कीवर्ड्स को इन्हीं की मदद से हमने लेकर आना है बीच में। तो इसका मतलब इसका टाइम कितना होता है एक्चुअली, इसका टाइम हम कह सकते हैं किसी को 3 महीने, लेकिन डिपेंड्स ऑन कंपटीशन चेक करने के बाद। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी को किसी एक कीवर्ड के ऊपर पहले महीने में क्रॉल करवाएं कि भाई पहले तो वो कहीं नज़र नहीं आती थी, तो 1 महीने हमने उस पर काम किया, तो हो सकता है वो दूसरे पेज पर या तीसरे पेज पर, मतलब पहले पेज का मतलब है कि फर्स्ट 10 रिजल्ट्स, दूसरे पेज का मतलब है कि 11 to 20 रिजल्ट्स, लेकिन अब ये
ये वाले रिजल्ट्स वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया भाई। यहाँ पर पहले रिजल्ट्स होते थे, अभी तो आपको पता है ना स्क्रॉलिंग होती है, यानी आप वो पेजेस को इतना फोकस कम कर रहा होता है, बल्कि स्क्रीन दिखाता है और फिर हम नीचे जाते जाएंगे तो एक और स्क्रीन आती जाएगी। तो हम एक स्क्रीन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें 10 रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो पर पेज इतने रिजल्ट्स आते हैं। तो जब हम ये वाली एसईओ करेंगे तो 1-2 महीने में हमें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम क्लाइंट्स को कभी भी ये नहीं कहते, इसलिए कि अगर उसे कहेंगे, पहली बात तो प्रोजेक्ट ही 2 महीने का हो जाएगा, दूसरी बात ये कि अगर फॉर एग्जांपल कंपटीशन की वजह से फौरन रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो वो फिर तंग करेगा क्लाइंट आपको। इसलिए जो गूगल का स्टैंडर्ड है 4 से 6 माह वाला, हम सबको वही कहते हैं। अलबत्ता अगर आपने कहीं पे कोट किया हो और वहां पर एक और बंदा आ जाए और वो कहे जनाब मुझसे महीने में एसईओ करवा लें, तो फिर उसके तोड़ के लिए हमें भी 2 महीने का किसी को या 2 से 3 महीने का हम पैकेज किसी को देते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई इट्स ओके, एक बंदा कह रहा है महीने में हो जाएगा तो मैं कहूँ हाँ भाई मैं तो 27 दिनों में कर दूंगा, हाँ मुझसे करवा लो आप। ऐसे नहीं है, क्योंकि हमने सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, इम्प्लीमेंट करके लोगों को दिखाना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, इसमें शुरू करते हैं बात अपनी। यहाँ पर ना एक वेबसाइट लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखनी है, यहाँ पर एक कीवर्ड लिख रहा हूं मैं, वेबसाइट नहीं लिख रहा। पहली बात, ये मैंने कीवर्ड टाइप किया, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ये किसी कंपनी का नाम तो नहीं है ना, लेकिन इसके अंदर जो वेबसाइट रैंक करके आई है सबसे ऊपर, उस वेबसाइट के यूआरएल में प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखा हुआ है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है एसईओ का, कि कीवर्ड इन यूआरएल। अगर आपका कीवर्ड यूआरएल में आ जाता है तो आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक करेगी, खास तौर पर कंपटीशन पर। जब आपका कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा हो और आपके पास कीवर्ड को यूआरएल में लाने का ऑप्शन भी हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट है, तो ये तो बड़ा पॉपुलर कीवर्ड होगा, तो डोमेन तो किसी को एक ही दफा मिल गई होगी ना इसकी। भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डोमेन अवेलेबल तो नहीं होगी। यानी अगर मैं अभी जाऊं होस्टिंग पर और जाकर चेक करूं कि भाई प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट अवेलेबल है, कभी भी अवेलेबल नहीं होगी। तो इसे अब हम यूआरएल में कैसे लाएंगे? एक तरीका यह है कि हम इसको सब पेज के थ्रू यूआरएल में लाएंगे, नंबर 1, एंड नंबर 2 हम इसे सब डोमेन से यूआरएल पे लाएंगे, जो कि आप इसमें देख रहे हैं, मतलब इस साइंस में देख रहे हैं आप, हम इसको सब डोमेन से यूआरएल पे लाए हैं। हमने लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .deckitchen.org। सबको पता लग रहा है कि ये एक सब डोमेन है, सबको समझ आ रही है ना। हमने पहले लेसन में देखा था कि डोमेन सब डोमेन्स क्या होती है। तो हमने क्या किया, हमने इस कीवर्ड को रैंक करवाने के लिए सब डोमेन पर कीवर्ड इंप्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर दिया। हमने कहा भाई बड़ा कंपटीशन है इसके ऊपर, तो मेन पेज के ऊपर किसी एक कीवर्ड पर तो हमने रैंक कर लिया, लेकिन बाकी के जो 6 कीवर्ड थे या 8 कीवर्ड थे वो तो रैंक नहीं हो पा रहे थे उसी पेज पर। भाई एक देखें ना, अभी हमने टाइटल पढ़ा था, उसमें 60 कैरेक्टर्स आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, होम पेज के ऊपर कोई बंदा कहे कि मैं 6 कीवर्ड्स रैंक कर लूंगा, तो वो तो टाइम के साथ हो सकते हैं, एकदम तो नहीं होने वाले, क्योंकि 60 कैरेक्टर्स में आप कितने कीवर्ड लिख सकते हो? आपका तो एक ही कैरेक्टर, एक ही कीवर्ड जो होगा मे बी वो 20 से 40 कैरेक्टर्स का होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हम ये सब डोमेन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो हम बहुत कंपटीशन करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे 5 कंपटीटर्स हैं और मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें 5 कीवर्ड्स भी हैं। अब 5 कीवर्ड पे मैं तो रैंक कर नहीं रहा हूँ, ये तो कंफर्म बात है, 5 पे तो नहीं आप रैंक कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि उन 5 में किसी एक में आपका कंपटीशन किसी के साथ हो, किसी दूसरे में आपका कंपटीशन किसी दूसरे के साथ हो। सो मैंने क्या किया, मैंने डोमेन भी बनाई, मैंने डोमेन लेवल पर कीवर्ड्स भी रखे, सेकेंडरी कीवर्ड्स के तौर पर उन्हें ट्रीट भी किया, एक कीवर्ड को मेन कीवर्ड के तौर पर ट्रीट किया, सब पेजेस रखे, वहां पर भी ये सब कुछ किया, साथ में सब डोमेन्स बनाने। अब आप देखें मेन डोमेन में तो आपको डोमेन्स होस्टिंग कंपनी बताएगी ना कि ये नाम अवेलेबल है कि नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास डोमेन है, मेरी डोमेन का नाम है, ये ले लेते हैं जिसको मैंने खोला हुआ है, और ये जो वेबसाइट है ना मैंने किसी स्टूडेंट से बनवाई थी, आज से मैंने 2022 में, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते उसने बनाई थी। और
उसी से हमने अपलोड करवा दी थी, ये उस वक्त की रैंक हुई हुई है। और ये 2022 में जून के महीने में इसमें हमने कुछ नहीं किया हुआ, इसके बाद से उस वक्त की रैंक नहीं, किसी क्लाइंट की थी ना, तो प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने उनसे कहा था कि इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट के लिए उनको एक टास्क दिया था, तो ये उस वक्त की रैंक हुई हुई है। अगर आप यहाँ पे इसके रिजल्ट्स देखो, ये देखिए पहले नंबर पर ये आ रही है, दूसरे नंबर पर कौन सी आ रही है जरा देखें। ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, जो वो वाली वेबसाइट जैसे OLX है, किचन में उस तरह की वेबसाइट है, ये सबसे टॉप पर आती है, दूसरे पे आ रही है, तीसरे नंबर पर एक कंपटीटर आ रहा है, चौथे नंबर पर फिर वही आ रही है, फिर OLX आ रहा है, कहीं DC किचन भी नहीं आ रही, खुद से DC किचन भी नहीं आ रही कहीं पे, देखें नहीं आ रही ना। तो ये सब डोमेन में हमने ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज की हुई है जिससे हम क्विकली रैंक कर सकते हैं, और सब की सब व्हाइट हैट SEO वाली स्ट्रेटेजीज है, ब्लैक हैट नहीं है। ब्लैक हैट SEO का मतलब क्या होता है भाई, देसी तरीके के साथ, जो कि गूगल के स्टैंडर्ड्स ना हो, रैंक करवा दें। जैसे ही गूगल को पता लगेगा, गूगल आपकी वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट करेगा। आपकी वेबसाइट जब ब्लैक लिस्ट होगी, आपका कंटेंट भी ब्लैक लिस्ट होगा, आपका URL भी ब्लैक लिस्ट होगा, फिर आप उस URL के अंदर कंटेंट चेंज भी नहीं कर पाएंगे, आपका वो URL आपके हाथ से गया। वो URL लिखने से तो वेबसाइट खुलेगी, रैंकिंग में नहीं आएगी। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ब्लॉक कर देगा कि बैन वेबसाइट, नो, वो वेबसाइट रैंक नहीं होगी। हाँ, अगर कोई बंदा पूरे का पूरा वेबसाइट का URL किसी को सेंड करेगा और उस पर क्लिक करेगा तो वेबसाइट जरूर खुलेगी, मगर वेबसाइट रैंकिंग में, रिजल्ट्स में नजर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अब आप ये देख रहे हैं ना कि इधर URL का नाम तो प्रोफेशनल किचन है, ऊपर उसने उसकी डोमेन दी हुई है, इस डोमेन में ये वेबसाइट है। जरा चेक करें कितने फासले पे पड़ी हुई है ये वेबसाइट, बल्कि ये काम जब हमने किया था, ये उस वक्त ये वाली वेबसाइट जो थी, ये ब्रांड जो थी, ये कोडिंग पर थी। अब ये वाली ब्रांड जो है, क्योंकि मैं इसका काम नहीं कर रहा हूँ, अब ये वाली जो ब्रांड है, ये इन्होंने अभी रिसेंटली इसको वर्डप्रेस पे स्विच किया, लेकिन उसको तो नहीं किया ना, उसकी तो उन्हें समझ ही नहीं आएगी कि वो क्या चीज़ हमने बनाई हुई है, वो तो बहुत टेक्निकल तरीके से हमने बनाई है, वो अभी भी चल रही है और वो ऊपर आ रही है। और ये जो वर्डप्रेस, आपको नजर आ रहा है कि वर्डप्रेस पे स्विच किया है इन्होंने, आ रहा है ना नजर, ये W का आइकन भी आया हुआ, इवन फेविकॉन भी नहीं चेंज हुआ अभी तक। हाँ, तो आपको ये मैंने एक साइंस बताई है, ये इनके सारे कंपटीटर्स आने लगे हुए हैं। ये पेज की बात कर रहा था, जो पहले पेज पे रिजल्ट्स आते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, अभी हमारे 10 कंपटीटर्स, देखा ना भी इतने सारे कंपटीटर्स हैं, हमें पता लग रहा था कि एक कंपटीटर का ये कीवर्ड के साथ मैच चल रहा है हमारा, एक कंपटीटर का इस कीवर्ड के साथ मैच चल रहा है। मैंने क्या किया, मैंने ये किया, अभी मेरे 10 कीवर्ड हैं, मैंने क्या किया, 10 सब डोमेन्स बना ली। सब डोमेन बनाने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मतलब सब डोमेन मुझे ऐसा नहीं है कि भाई ये अवेलेबल होगी कि नहीं होगी, क्यों नहीं होगी अवेलेबल, भाई ये बनी आपकी डोमेन में रही है, इसका किसी दूसरे से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि मुझे प्रोफेशनल किचन चाहिए, तो ये मेन रूट डोमेन है, ये तो अवेलेबल होगी तो मिलेगी ना। लेकिन अगर मेरे पास एक डोमेन आ जाए और वो मुझे ऑप्शन, मैंने पैकेज ऐसा परचेज किया हो, जी पढ़ेगा इस पे क्या लिखा हुआ है, अनलिमिटेड एड ऑन डोमेन्स, इसमें अनलिमिटेड सब डोमेन्स भी हैं। मैं क्या, इनमें अनलिमिटेड सब डोमेन्स, ये पैकेज आ रहे हैं ना आपके सामने, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स, इनमें अनलिमिटेड सब डोमेन्स भी हैं। यानी आपने एक डोमेन बना ली, अब आपके पास ऑप्शन आ गई है अनलिमिटेड सब डोमेन्स बनाने की, जितनी मर्जी सब डोमेन। ऐसे ही है जैसे विंडो में एक फोल्डर बनाओ ए के नाम से, भाई उसके अंदर जितने मर्जी फोल्डर्स बना लो, कोई विंडो को एक रास तो नहीं है ना उस पर, लेकिन मेन रूट पर तो एक ही बना सकते हो ए के नाम से। मेन रूट पर ए का दूसरा नहीं बनने वाला जब तक ए का ए डिलीट नहीं करोगे आप, लेकिन उसके अंदर जाकर फिर एक और ए बना लो, उसके अंदर जाकर फिर एक और ए बना लो, उसे नामों पे फिर भी कोई इतराज नहीं है। मतलब एक जगह पर तो एक नाम की एक ही चीज हो सकती है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई टोटल थे हमारे 5 कीवर्ड्स। हमने क्या किया, कीवर्ड सर्च कर चुके हुए हैं, अब वो 5 कीवर्ड्स लेकर डोमेन, सब डोमेन 1, सब डोमेन 2, सब डोमेन 3, सब डोमेन 4, सब डोमेन 5, 5 सब डोमेन बना ली। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट DC किचन ORG, बेकरी इक्विपमेंट DC किचन ORG, कॉफी मशीन इक्विपमेंट DC किचन ORG, पिज्जा ओवन्स DC किचन ORG। अब ये कीवर्ड थे। अब क्या हुआ, गूगल का पहला स्टैंडर्ड फॉलो कर गया, कीवर्ड इन URL। उसके बाद अगर आपने अच्छी ऑन साइट SEO की है, अच्छी टेक्निकल SEO की है, तो गारंटी है कि 28 से 40 दिनों में आप इस कीवर्ड पे रैंक कर जाओगे।
इससे ज़्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, मगर रेलिवेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर सब डोमेन में किस में बनानी शुरू हो गया, मेरे पास एक वेबसाइट है peaksolution.edu.pk की, अब मैं सब डोमेन किस में बना रहा हूँ, डीसी किचन पे नहीं बना रहा, सब डोमेन किस पे बनानी शुरू हो गया, रेलिवेंसी है नो। एक एजुकेशनल वेबसाइट है, एक कमर्शियल वेबसाइट है, ये वाला काम मुझे कहां पे करना है, मुझे ये सारा काम कहां पे करना है, डीसी किचन पे करना है जाके भाई, समझ में आई ना। अच्छा फिर मैंने किया क्या एक्चुअली, अब एक जो वेबसाइट होती है वो तो, अब इसका तो मतलब है इतनी सारी वेबसाइट्स, क्या डेवलपर को मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स देने वाला हूँ, नहीं ऐसे नहीं करना। मैंने क्या करना है, इन 5 वेबसाइट का सिर्फ होम पेज चेंज करवाना है बस भाई। हर वेबसाइट आपकी एक डीसी किचन की वेबसाइट है, उसका होम पेज है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, प्रोडक्ट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, यही है ना जो भी पेजेस हैं। मैंने क्या करना है, जो वेबसाइट बनानी है उसे मैंने कहना है भाई ये वाली वेबसाइट बनाओ, सिर्फ इसका होम पेज चेंज कर दो बस, मुझे एक नया होम पेज बनाकर दो जिसमें तुमने मेरे कीवर्ड को टारगेट करना है। इसके बाद इसके सारे मेन्यूज हों वही जो मेरी मेन वेबसाइट पर है, अबाउट अस वो दूसरा मेन्यू, लेकिन जब हम अबाउट अस पे क्लिक करें, कहां पर, यहां पर, यहां कि जब भी कोई बंदा पिज्जा ओवन में आए, रैंक हो गई वेबसाइट पिज्जा ओवन के साथ, यूआरएल में रखा और सारी एसईओ अच्छी कर ली हमने। लेकिन इसका जो दूसरा मेन्यू है ना अबाउट अस, अबाउट अस के अंदर इसका मेन्यू नहीं लगाना, अबाउट अस के अंदर तुमने कौन सा मेन्यू लगाना है, डीसी किचन का अबाउट अस। सर्विसेज के अंदर डीसी किचन का सर्विसेज का पेज, गैलरीज के अंदर डीसी किचन, यानी पूरी की पूरी वही वेबसाइट रखनी है तुमने, सिर्फ और सिर्फ इस पेज को चेंज करना है बस। इसी तरह आप दूसरे कीवर्ड पे जाकर यही प्रैक्टिस कर देंगे। इवेंट डिजाइन भी एक ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजाइन का भी कोई इशू नहीं है। असल में हो क्या रहा है, फिर पिज्जा ओवन वाली वेबसाइट आपके एक कंपटीटर से कंपटीशन कर रही है, तो जब वो ऊपर आता है ना तो आप उसके साथ आ रहे हो। किचन इक्विपमेंट वाली आपके दूसरे कंपटीटर के साथ कर रही है, जब वो रैंक करता है तो उसके साथ आपकी वो आ जाती है। और समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा कुछ सर्च करे तो आपकी चारों वेबसाइट आप ही की आ रही हो और 5वें नंबर पर आपका कंपटीटर आ रहा। अब जो यूजर्स हैं उसके नजदीक तो अलग-अलग वेबसाइट्स हैं ना, ये सारी घूम फिर के वो हम तक ही आ रहा है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है ये, ठीक है ना, ये कोई एजुकेशनल पॉइंट नहीं है, कोई ट्यूटोरियल पॉइंट नहीं है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि हम कैसे रैंक करें। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मैं कोई पीक सोल्यूशन वाले कहते हैं भाई वो जो मार्च से लेकर अगस्त तक का महीना है ना, स्टूडेंट्स का बहुत रश रहता है, तो हम कहते हैं हमने कोई स्टूडेंट मिस नहीं करना। अनारकली से लेकर चुबुर्जी तक, अब एक बंदा जो स्टेशन से इधर को आ रहा है, अगर उसे अनारकली और पीक सोल्यूशन के बीच में कुछ कॉलेजेस मिल गए तो उसके ट्रैप होने के चांसेस हैं। जो बंदा चुबुर्जी के रास्ते समनाबाद से इधर को आ रहा है, उसको चुबुर्जी से लेकर पीक सोल्यूशन तक कोई रास्ते में कॉलेजेस मिल गए तो वो भी ट्रैप हो सकता है। हमने क्या किया, हमने अपने साइड ऑफिस बनाए अनारकली से इधर के रास्ते में और इधर से इधर के भी रास्ते में साइड ऑफिस, जैसे रेलवे के रिजर्वेशन ऑफिस होते हैं भाई, एक हेड ऑफिस होता है, बाकी सारे रिजर्वेशन ऑफिस होते हैं। अब होता क्या है कि उधर से एक बंदा क्यूरी निकलती है, चुबुर्जी से आ रहा है, वो उसे एक कंप्यूटर कॉलेज मिला, उसे साथ में हमारा साइड ऑफिस भी मिल गया। उसने जैसे ही उधर से इंफॉर्मेशन ली, उसने कहा हाँ भाई इधर से भी ले लेते हैं, पीक सोल्यूशन पॉपुलर है ज़्यादा भाई, उधर वो नया खुला हुआ था। लेकिन अगर उधर पीक सोल्यूशन उसे ना मिलता तो मे भी वो इधर तक ना पहुंच पाता, अगर वो नया ना होता, पुराना होता तो डायरेक्ट आ जाता। अब हमने उसे कन्विंस किया, एडमिशन किया, फॉर्म फिल करवाया, फीस ली, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब उसकी क्लासेस शुरू हुई तो उसको यहाँ भेज दिया, यानी ट्रैफिक घुमा के। बिल्कुल वही मॉडल है जो सब डोमेन वाला मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह करने से क्या हुआ, स्टूडेंट्स बढ़ गए उनके साइट ऑफिस की वजह से। अगर साइट ऑफिस ना होता तो हो सकता है कि वो किसी को पता ही ना लगता कि भाई पीक सोल्यूशन करीब ही है कहीं। उसको पूछ के कहते वो पहले तो उसने ऑफिस में जाके कहना था जी कंप्यूटर कॉलेज है, तो फिर उसने कहना था जी ये पीक सोल्यूशन का साइट ऑफिस है, आपकी क्लासेस इस जगह पर होती हैं। ऐसे अक्सर होता है ना जिन लोगों के पास छोटी स्पेस होती है, फिर वो क्या करते हैं बड़ी स्पेस कर लेते हैं, पीछे कहीं जाकर और घर 4-5 खरीद लेते हैं और कहते हैं हाँ भाई अब क्लासेस उधर भी हो रही हैं इधर भी हो रही हैं। तो कैप्चर करने का तरीका है, ठीक है। सो ये भी बिल्कुल वही कैप्चर करने की साइंस है। समझ में आ गई बात। अब आ जाते हैं आगे।
अब हमें इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब डोमेन्स बनाकर भी ये काम कर सकते हैं, और ये काम ये हम एक एक्स्ट्रा टास्क कर लेंगे अपने लिए कि रैंकिंग करने के लिए क्लाइंट डिस्टर्ब ना हो, क्लाइंट को फिर नजर आना शुरू हो जाएगा कि मैं तो नजर आ रहा हूँ, और एक वक्त आएगा कि उसकी वेबसाइट भी रैंक करना शुरू हो जाएगी, ये लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी पूरी हो जाएगी इस पर। भाई 8-10 वेबसाइट्स हैं जो रैंक कर रही हैं और वो लेकर कहाँ पर जा रही हैं, मेन वेबसाइट के ऊपर ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिंक्स भी तो मिलने शुरू हो गए उसको, लिंक बिल्डिंग की स्ट्रेटेजी यहाँ पर आ गई पूरी, ठीक है। लेकिन रेलिवेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब मुझे स्टार्स एकेडमी का मैं काम कर रहा हूँ तो उनके कीवर्ड्स के साथ मुझे वेबसाइट सब डोमेन्स बनानी होंगी, तो मैं उनकी डोमेन में जाके बनाऊंगा। और जब मैं किचन का काम कर रहा हूँ तो मैं किचन के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें ये समझ में आया कि हमें सब डोमेन्स भी लेनी चाहिए, होस्टिंग पैकेज लें तो हम सब डोमेन्स भी खरीदें। इवन मैं तो सबको ये भी कहता हूँ कि भाई सब डोमेन तो छोड़ें, आपको डोमेन्स भी लेनी चाहिए। क्या मतलब, यहाँ है जरा GoDaddy पे जाते हैं, ये बड़ी टेक्निकल बातें मैं बता रहा हूँ आपको इस वक्त। हाँ, GoDaddy में है, मैं मेरा क्लाइंट है स्टार्स एकेडमी। अब स्टार्स एकेडमी एक नाम है पहली बात, और स्टार्स एकेडमी के कुछ कीवर्ड्स हैं। स्टार्स एकेडमी जो है वो फ्रेंचाइज भी देता है, और स्टार्स एकेडमी जो है वो एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन भी करवाता है। इसका मतलब है एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के भी 5-6 कीवर्ड्स होंगे जो टॉप कीवर्ड्स होंगे, यहां है। पहली बात तो मैंने कहा भाई मुझे ये URL चाहिए, नहीं मिलेगा, पक्की बात है ना, नहीं मिलेगा। ये डोमेन ढूंढ रहा हूं मैं, ये देखिए बंदा लेके बैठा हुआ, डोमेन 5000 की मिलती है, 4000 की मिलती है, पहली दफा समटाइम 2000 की, 1000 की, 500-900 रुपए की भी मिल जाती है। हाँ, इसकी प्राइस देखिए कितनी दे रहा है वो, 29,000 दे रहा है। नीचे है जरा, ये लो, और डोमेन्स आ गई। हम ये कहते हैं कि भाई ये भी काम कर लें आप, मैं क्या आप ये भी काम करें जो कंपनी है, ताकि आपकी ब्रांड को कोई बंदा ऑनलाइन यूज ना कर सके। हम उसे क्या कहते हैं कि भाई आप ये सारी डोमेन परचेज कर लो, सिर्फ डोमेन। भाई स्टार्स एकेडमी आपकी ब्रांच है ना, आपकी डोमेन है, आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है ये, लेकिन ये लीगल रजिस्ट्रेशन की तरह तो नहीं है कि भाई स्टार्स एकेडमी को यूज ही नहीं कर सकता। अब एक बंदा ले लेगा starsacademy.co और सब कुछ वैसे ही सेटअप बना ले सारा। हम क्लाइंट्स को कहते हैं कि जो आपकी ब्रांड है, पहली बात उसको ले लो, जितने भी नामों से वो ब्रांड आती है उतने नामों से उसको ले लो। एक और मैं नाम लिखने लगा, ये मैंने लिखा dolphin.pk। जी, ये नाम भी अवेलेबल नहीं है। जी क्या कह रहा है, कौन सी ले लो, डॉल्फिन। देख कितने सारे नाम इसके सेल हो चुके हुए हैं। ये वाली डोमेन मेरे क्लाइंट के पास थी, उसके बाद उसने काम खत्म किया, बैकग्राउंड में चला गया। जैसे ये डोमेन खाली हुई ना, किसी और बंदे ने खरीदी। इस आज की तारीख में ना ये वो बंदा 60,000 की इस डोमेन को बेच रहा है, सिर्फ इस डोमेन को। वेबसाइट नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसने डोमेन खरीद के रखी 4-5 हज़ार रुपए की। ये भी एक काम है। मैं कह ये एक अलग बिजनेस है, खरीद लेना कि भाई वो नजर रखी है उन्होंने कौन सी डोमेन एक्सपायर हो रही है और थी, उसकी लाइफ टाइम भी बहुत अच्छा है और उसका ब्रांड नेम भी अच्छा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदे की नजर समटाइम वो बिजी हो गया, नहीं ले सका, महीना वो भूल गया, डोमेन रिन्यू कराना ही भूल गया, तो अब उसने तो छोड़ दी ना, उसके ऊपर कोई लीगल राइट नहीं है उसका। ये नहीं कह सकता कि भाई ये देखें पाकिस्तान में मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है तो ये बंदा मेरी डोमेन कैसे ले सकता है। ये इंटरनेट की डोमेन है, ये लोकल बिजनेस नहीं है, ये रीजन का बिजनेस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें डोमेन्स पे बड़ी गहरी नजर रखनी पड़ती है। अभी इसकी प्राइस दे नहीं रहा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसकी प्राइस निकाली है। ये इस बंदे के पास है और इसकी मुझे ऑफर करनी पड़ेगी। इसको $200 में ये दे रहा है, $200 में दे रहा है।
अब हम क्या करेंगे, अब जब इनका काम मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मुझे देखना है कि भाई मुझे कहां लेकर जाना है इसको। जी ये देखें, ये भी नहीं अवेलेबल नहीं है ना, मैं कह ये डोमेन भी अवेलेबल नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे। हाँ आप इनकी एक्सपायरी डेट देख ले, वो बंदा तो लेके बैठा हुआ एक्सपायरी से पहले इसको रिन्यू करवाएगा। हाँ वो कह रहा भाई 4-5 हजार रुपया मैं लेके रख लूंगा, वो इस तरह एक डोमेन नहीं खरीद रहे, वो तो बहुत सारी ले रहे हैं, तो बहुत सारी लोग नहीं भी लेते होंगे, लेकिन जिस पे वो ले लेते हैं वो उस पर उनकी कसर अच्छी खासी निकल आती है। वो ब्रांड के हिसाब से देखते हैं, कितनी बड़ी ब्रांड है उतना रेट लगा के बैठे होते हैं। इधर आएगा कि ऑफर करें इसको, जो होगी ना यहीं पर होगी कि ऑफर लगाएं। हाँ ऑफर लगाएंगे आप और उस पर लिखा होगा कि भाई इसकी मिनिमम एक्सेप्टेबल $200 है, आप उसे $200 पे करेंगे, फिर वो डोमेन की ऑनरशिप आपको देगा। खरीदनी आपने अभी है, होस्टिंग कंपनी के पास से भी आपने उसकी एनुअल फीस अलहदा पे करनी है, वो जो 4-5 हज़ार 8 हज़ार होगी वो अलहदा है। ये तो आप सिर्फ उससे ऑनरशिप ले रहे हैं। जैसे आप किसी से गाड़ी खरीदते हैं तो अपने नाम पे रजिस्टर करवानी होती है ना बाद में, तो वो रजिस्ट्रेशन तो भी होनी है। ये तो वो कह रहा है मेरे पास है तो मुझसे ले लो, मैं दे देता हूँ आपको। ठीक है चलिए अब वापस आते हैं। कहाँ थे जी हम, यहाँ मैंने कुछ खोला हुआ था, ये मैंने खोला इसलिए था कि हम ताकि एसईओ शुरू करें। अब मैंने इस वेबसाइट को सर्च किया, एक तो मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि रैंक करने की टेक्निकल तरीके जो से क्विक तरीके। अब मैंने एक कीवर्ड लिखा, इस कीवर्ड को लिखने से सर्च में ये रिजल्ट्स हमें नजर आए, और ये वाले जो रिजल्ट्स नजर आए अगर मैं इनको रिकॉग्नाइज करूं, समझने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले देखते हैं ऊपर डोमेन नेम आ रहा है, फिर यूआरएल आ रहा है, फिर टाइटल मैसेज आ रहा है, HTML टाइटल जो आपने हेड में लगाना सीखा था, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, मगर कोई शर्त नहीं है कि ये हर दफा मेटा डिस्क्रिप्शन होगा। मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा अभी आपने मुझसे, अभी पढ़ेंगे आप। ठीक है, मैंने कहा मेटा डिस्क्रिप्शन को आप अभी पढ़ेंगे। एक टाइम था जब ये, जैसे ये मैंने कहा टाइटल में से आ रहा है, ये अंडरस्टूड टाइटल में से आ रहा है, एट एनी कॉस्ट ये टाइटल में से ही आ रहा है। एक टाइम था कि ये वाला टेक्स्ट भी अंडरस्टूड कहां से निकलता था, एट एनी कॉस्ट कहां से निकलता था, मेटा डिस्क्रिप्शन में से निकलता था। मगर 23 नवंबर में गूगल की एक अपडेट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अब ये वाला डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है भाई ये एक्चुअली है क्या। एक बंदे ने एक सर्च क्यूरी की, उसके रिजल्टेंट के तौर पर ये सब कुछ नजर आया, उसका रिजल्ट ये मिल रहा है ना सबको जिसने कोई सर्च क्यूरी की है। पहले तो गूगल क्या कहता था कि भाई मैं मेटा से उठाऊंगा, फिर ऐसा ऐसा एआई आ गया, तो उसने कहा कि भाई अब वक्त चेंज हो रहा है, तो ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, जैसे वो आपका टाइटल था उसकी लेंथ कितनी थी 60, मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ है 160, तो कहता है भाई 160 कैरेक्टर्स में हर बंदे की सर्च क्यूरी का रिजल्ट तो नहीं हो सकता। क्या ख्याल है, मतलब एक बंदा लिखता है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, इट्स ओके, मेरा मेन कीवर्ड था, मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन में उसे टारगेट कर दिया। एक बंदा लिखता है बेकरी इक्विपमेंट, लेकिन मैंने तो उसको किस पे टारगेट किया हुआ है, मेटा के साथ किया हुआ है, किचन प्रोफेशनल किचन के साथ किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हर यूजर की क्यूरी सेटिस्फेक्शन एक टेक्स्ट के साथ नहीं हो सकती। सो गूगल की एक नई अपडेट आई जिसका नाम था हेल्पफुल कंटेंट। कहता भाई आपका कंटेंट जो है वो हेल्पफुल होना चाहिए, और अब आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, यानी कि ये इस टेक्स्ट को मैं बोल रहा हूँ, ये भी हम कोड पढ़ेंगे, ये आया कहां से, निकलता कहां से था पहले, मेटा डिस्क्रिप्शन में से। अब उसने कहा कि ये वाला टेक्स्ट, मैंने कहा ये यूआरएल है, ये डोमेन है, ये टाइटल है, ये सब कुछ फिक्स है, ये वाला टेक्स्ट मेटा डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है और ये आपकी वेबसाइट का कंटेंट भी हो सकता है। पहले 23 से पहले ये वेबसाइट का कंटेंट नहीं हो सकता था, ये 100% मेटा डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट था जो भी लिखते थे। लेकिन फिर उसने कहा नहीं यार ये तो बड़ा लिमिटेड सा हो गया, हर बंदे की क्यूरी सेटिस्फेक्शन। मिसाल के तौर पर एक बंदा लिखता है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन उससे रिलेट करती हुई लिखी है, उसे लगेगा ना कि भाई मेरे से मुतल्लिक कोई चीज आ गई।
लेकिन एक बंदा लिखे आइसक्रीम मशीनरी, अब उसको भी जब प्रोफेशनल किचन वाली मेटा डिस्क्रिप्शन मिलने वाली है तो उसको लगेगा कि भैया मैं जो ढूंढ रहा था ये वो चीज़ तो नहीं है। तो अब उसने कहा, गूगल ने कहा, गूगल कहता है कि भाई आप अपनी वेबसाइट को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दो कि आपकी जो कीवर्ड्स हैं, जो मैंने पहले भी बात की थी, कीवर्ड्स आपके बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन हो जाएं। तो कोई बंदा कोई भी कीवर्ड लिखे तो उसकी एक्सप्लेनेशन कहां से निकल आए? आपकी वेबसाइट के अंदर से। तो कहता है जब कोई बंदा कीवर्ड, अब आप देख रहे होंगे ये कहां से निकला है, ये हेड से नहीं निकला, ये डिस्क्रिप्शन से नहीं निकला। इस वेबसाइट को खोलें जरा, देखते हैं ये कहां से निकला हुआ। आपको पता लगेगा कि ये टेक्स्ट तो मेटा डिस्क्रिप्शन वाला है, ये यहां से इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये यहां से निकला। ये आ गई जी वेबसाइट, जरा ये टेक्स्ट फाइंड करके देखते हैं ये कहां से निकला है। इतना सा इसको पिक कर लें और देखें आगे कंटिन्यू है, क्योंकि भाई वेबसाइट में तो लिखा हुआ है ना, पूरे का पूरा कंटेंट लिखा होगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, पता लग गया कहां से निकला है। ये वेबसाइट के अंदर से जाके टेक्स्ट निकाल कर लाया। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, पहले ये टेक्स्ट कहां से निकलता था? हर दफा मेटा डिस्क्रिप्शन में से। इसकी कोडिंग में है जरा, अब इसकी कोडिंग में आते हैं और इसका मेटा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट देखते हैं जो हम पढ़ेंगे भी आगे जी। इधर आओ जी। किसी और जगह पे चले गए, कहाँ चले गए भाई? हम गलत जगह चले गए, है ना? मुझसे कोई क्लिक गलत हुआ। आई थिंक कि मुझसे ना पहले ये इस जगह पे आ गया, मैं भी कहूँ कोड क्यों चेंज हो गया। चले अब करें कंट्रोल यू, अब सही आया। ये देखिए इसका मेटा डिस्क्रिप्शन लाइन नंबर 8 में है। पहले हर हालत में यहीं से मेटा डिस्क्रिप्शन आ रहा होता था। इवन अगर आप मेरे कभी कोई 22 के लेसन्स देखेंगे ना, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये वाली बात नहीं कर रहा हूँ जो मैं आज की तारीख में कर रहा हूँ उस वक्त। और मैं मेटा डिस्क्रिप्शन दिखा भी रहूँगा ना अगर स्क्रीन पर 23 के अंदर, तो ये वाली रिजल्ट्स नज़र आ रही होंगे वहाँ पर, गूगल के सर पर ये रिजल्ट्स नज़र आ रहे होंगे, इसलिए कि 23 तक वो यहाँ से डाटा पिक करता था। अब ये नहीं कह रहा वो कि मैं यहाँ से डाटा पिक नहीं करूँगा, वो कहता है ये डाटा भी आपने अभी लिखना है। अभी उसने इसको डेड नहीं किया, अभी इसका एक मेटा है जिसको उसने वर्थलेस कर दिया हुआ है। मेटा कीवर्ड्स वो नहीं काम करता, लेकिन उसको हम फिर भी कभी कभी लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ना मेटा कीवर्ड्स। अब ये इफेक्टिव नहीं है, ये इफेक्टिव था कोई आप समझ लो कि 2015-16 तक ये इफेक्टिव होता था। उस वक्त हम क्या करते थे, कीवर्ड्स, और हम फाइंड भी कर लेते थे। कीवर्ड फाइंड करना बड़ा ही आसान हो गया ना फिर तो, कि भाई हमारे कंपटीटर्स कौन से कीवर्ड यूज करने लगे हुए हैं। सो फिर गूगल ने आकर इसको डेड कर दिया कि भाई यहाँ पर कीवर्ड लिखने से पहले वो इसको वेट करता था, एसईओ के स्कोर में शामिल करता था। फिर उसने कहा कि भाई यहाँ लिखो या ना लिखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो अभी तक वो मेटा डिस्क्रिप्शन को इग्नोर नहीं कर रहा, अभी वो कह रहा है ये भी होगा, लेकिन वो ये कहता है कि मुझे आपकी वेबसाइट पे हेल्पफुल कंटेंट चाहिए, ऑल ऑफ योर कीवर्ड्स उसके मुतालिक। तो ताकि कोई भी बंदा कोई सर्च क्यूरी लिखे तो आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी उसकी सर्च क्यूरी की एक्सप्लेनेशन होगी उसको मैं उठाऊंगा और उसको मेटा डिस्क्रिप्शन की जगह पर खुद ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंट सिस्टम अब लॉन्च हुआ होगा। ठीक है, आ जाए हम वापस। तो ये अब हमने ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा था कि आपको ये पता लगे, अभी हम जो टैग से शुरू करने लगे हैं हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए इसे हमने देखा। यानी अब हमें ये पता लग गया कि जब भी कोई वेबसाइट रैंक होती है तो उसकी जो मेजर रैंक का फैक्टर है वो कहां से निकल रहा है? टाइटल में से निकल रहा है। ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइटल की ऑप्टिमाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे तरीके से टाइटल ऑप्टिमाइज कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके टॉप पे आने के चांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ जाते हैं। अब आते हैं जी एक स्लाइड पर, टाइटल को जरा क्विकली कर लेते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए आज।
टाइटल ऑफ वेबसाइट, ये मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा, ठीक है, नोट्स में। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की कुछ स्लाइड्स हैं, इसमें थ्योरी कुछ नहीं है, ये जो मैंने परफॉर्म करना है वही है सब कुछ। हाँ, याद करने वाली कोई चीज़ें नहीं है। इसे ज़रा खुल जाने दें जी, खुल गया। अच्छा, अब जब हम HTML समझ रहे थे ना, तो मैंने आपसे कहा था कि टाइटल जो होता है उसकी लेंथ 60 कैरेक्टर्स होती है और हमने 60 कैरेक्टर से ऊपर नहीं जाना और बात खत्म, ऐसे ही है ना। लेकिन अब जब मैं इसको ऑप्टिमाइजेशन में लेकर आया हूं तो मैं आपको एक नहीं 2 फैक्टर्स बताने लगा हूं इसके। अब सिर्फ इसका एक फैक्टर नहीं है कि इसकी लेंथ 60 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, बल्कि एक और फैक्टर है कि इसकी लेंथ इन पिक्सल्स भी एक स्पेसिफिक साइज में होनी चाहिए, और इसकी लेंथ का एक पिक्सल साइज है। इसका क्या मतलब है? फिर स्क्रीन को देखें, आपको इसके पिक्सल साइज का समझ में आएगा। आप जब भी गूगल पे रिजल्ट्स देखते हैं तो ये मार्जिन है और वो राइट मार्जिन है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिखने की जगह इतनी ही है बस, इससे ज़्यादा स्पेस तो नहीं है। तो ये हम कह रहे हैं कि जो स्क्रीन डायमेंशन है इसे हमने कैलकुलेट करना है इन पिक्सल्स। अगर हम नीचे आकर देखें दूसरे रिजल्ट्स को, देखिएगा जरा, इसमें आपको फील हो रहा है टाइटल पूरा लिखा हुआ है कि नहीं हो रहा? पूरा टाइटल लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, पढ़ा जा रहा है ना जी। अब नीचे है जरा, इसका भी पूरा पढ़ा जा रहा है, इसका पढ़ा जा रहा है पूरा नहीं पढ़ा जा रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो डायमेंशन का इशू हो सकता है, जिसका पूरा टाइटल नजर नहीं आ रहा उसके आगे डॉट डॉट नजर आना है हमें। सो जिसका टाइटल लिमिट्स में नहीं होगा तो ये भी SEO के अगेंस्ट बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लिमिटेशन 2 पे आ गई। नंबर 1 इन 60 कैरेक्टर्स एंड नंबर 2 इन पिक्सल्स। पिक्सल्स कितने होने चाहिए जी? 580। अब टेक्स्ट के पिक्सल कैलकुलेट करना तो बड़ा मुश्किल काम है भाई, नहीं कर सकते ना। मतलब मैं अगर आपको ये कहूं कि कोई तस्वीर स्कैन करें और उसके पिक्सल्स कैलकुलेट करें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इमेज के तो पिक्सल्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट के पिक्सल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास टूल है। ये जो मैंने इसमें URL दिया हुआ है, ये एक टूल है, आपने इस पर क्लिक करना है और इसको मैंने अलाउ किया, एक लिंक पे चले गए। एक टॉपिक है URL शॉर्टनर्स। किसको पता है इनके मतलब के व्हाट आर URL शॉर्टनर्स? पता है कि नहीं पता? इसको हम अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आपने देखा ना वहां पर कुछ और URL था, क्लिक करके आया हूं तो यहाँ पर कुछ, ये SEO के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं URL शॉर्टनर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो URL को छोटा कर देते हैं। आपने देखा होता, मैंने छोटा सा URL लिया हुआ था, उसे क्लिक करके आए हैं तो URL बड़ा हो गया, यानी कि एग्जैक्ट वो URL आ गया। तो ये कैसे यूज होंगे, पहले आज ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, अगली क्लास में इसको भी देखेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो जी, अब टाइटल हमने बनाना है। अब हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, अभी टाइटल तो हमने बनाना है, मगर हमारी वेबसाइट तो लाइव ही नहीं है। आपकी वेबसाइट ही नहीं लाइव, आपकी वेबसाइट तो भी इन प्रोसेस है। आप टाइटल कैसे बनाएंगे? थोड़ी सी साइंस समझ लेनी है कि टाइटल बनाने के लिए ये जो काम मैं करने लगा हूं, या मेरी वेबसाइट का होना जरूरी नहीं है। मैंने कोई सी भी वेबसाइट पिक करनी है और उसके टाइटल की जगह पर अपना टाइटल सेट करके उसके साइज को चेक करना है। और जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई 60 कैरेक्टर्स भी ठीक और पिक्सल्स भी ठीक, तो मैं उसे कॉपी करूंगा और अपनी ऑफलाइन वेबसाइट पे जाके टाइटल को पेस्ट कर दूंगा। यानी इसके लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आया हूँ, मेरी वेबसाइट एजुकेशन की है और यहाँ अगर मैं DC किचन लिख देता हूँ तो भैया गलत टाइटल जनरेट होगा। नो, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ बाउंडिंग्स को चेक करने के लिए किसी वेबसाइट की जरूरत है बस। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर यही वेबसाइट डाल देता हूँ। ये वाली पॉइंट समझ में आया मेरा क्या कह रहा हूँ मैं? यानी कि यहाँ पर ये कोई शर्त नहीं है कि जिस तरह की वेबसाइट है या मेरी वेबसाइट है तो वही आनी चाहिए। जी, मैंने वेबसाइट का नाम लिख दिया, आप कोई भी लिख सकते हैं। बेसिकली मैं करने क्या आया हूँ, मैं करने ये आया हूँ कि एक ऑनलाइन फैसिलिटी लेने लगा हूँ कि भाई मैं ना इस वेबसाइट की मदद से एक अच्छा टाइटल बना लूँ। जब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि ये ठीक हो गया पिक्सल्स में। इसको मैं कॉपी करूंगा और जाकर अपनी ऑफलाइन वेबसाइट के टाइटल में पेस्ट करूंगा बस। चलिए इधर आ जाते हैं नीचे, ये देखिए आ गया टाइटल।
आ गया ना, ये उसका टाइटल आया जो वेबसाइट खोली है। भाई मेरी फॉर एग्जांपल मेरी पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है या मेरी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये तो किचन की वेबसाइट है, इधर से मैं कैसे काम करूंगा, ये तो बिल्कुल निश चेंज हो गई इनकी, ये तो कैटेगरी चेंज हो गई, तो काम तो नहीं हो पाएगा। ये काम हमारा कैटेगरी का है ही नहीं है, ये हम लोग टाइटल जनरेट करने आए हैं। सिर्फ टाइटल जनरेट करने के लिए इस वेबसाइट को एक वेबसाइट की जरूरत थी ताकि वो उसका टाइटल दिखाता, मैं उसकी जगह पर अपना टाइटल लिखूंगा, वो मुझे कहेगा ये ठीक हो गया, मैं उसे कॉपी करूंगा और अपनी वेबसाइट के टाइटल में जाकर पेस्ट कर दूंगा। फिर जब मैं अपनी वेबसाइट को अपलोड करूंगा तो फिर मैं यहां से उसे चेक कर सकता हूं। लेकिन अभी मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ठीक हो गया भाई, क्योंकि यहां से पिक्सल चेक करके तो लेके जा रहा हूं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इधर, अब हम टाइटल बनाने जा रहे हैं। ये लिखा हुआ है ना पेज टाइटल, मैं लिखता हूं हमारा टाइटल है फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, ठीक है। अच्छा, एक टर्म मैंने इस्तेमाल की है बेस्ट, आपने नोट किया, उसमें भी की हुई थी बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। हालांकि बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट कीवर्ड नहीं था, कीवर्ड था प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट एक कैरेक्टरिस्टिक है, बेस्ट हम अपनी चीज को जरा नुमाया करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको अपने टाइटल में कोई एक ऐसा छोटा वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए कीवर्ड के अंदर एक्स्ट्रा, जो कि सिर्फ फीचरिस्टिक हो, सिर्फ आपकी चीज को जरा नुमाया कर रहा हो, हाईलाइट करे। तो अब हमने यहां पे लिखा थी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, ग्रीन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम एक्सेप्टेबल पिक्सेल्स भी हो गए और मिनिमम एक्सेप्टेबल कैरेक्टर्स भी हो चुके हुए हैं, लेकिन अभी उसमें और ऑप्शन है। आगे आया मैं और इधर आकर मैंने लिखा वेब डेवलपमेंट। अब मुझे अगर लगे कोर्सेज नहीं आना, यहां नहीं आना ना, मैंने नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं इसको ज्यादा लिखूंगा तो एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन एसईओ का अगेंस्ट हो जाएगी बात। क्योंकि जैसे ही मैंने लिखा ना कोर्सेज, देखें क्या कहता है 619 पिक्सल हो गए। मैं कहता हूं नहीं भाई, इतना ही काफी है। अब अगर मैं इधर सोचूं थोड़ी देर के लिए, तो मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, मेरा प्राइमरी कीवर्ड है या फोकस कीवर्ड है, और वो जो मैंने लिख दिया वो क्या हो गया, सेकेंडरी कीवर्ड। फिर मैं क्या करूंगा, एक साइंस और समझ लें, मैंने वेब डेवलपमेंट का भी अपना पेज एक बनाया हुआ है, मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगा, उधर जाकर मैं वेब डेवलपमेंट को बना दूंगा प्राइमरी कीवर्ड और डिजिटल मार्केटिंग को बना दूंगा सेकेंडरी कीवर्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात की? इस तरह हम दो कीवर्ड्स को पैरेलल एक पेज के ऊपर करेंगे तो उन दोनों की पेजेस की आपस में रिलेशनशिप बन जाएगी। अब कई लोग अपने टाइटल में लिख देते हैं वेलकम, कईयों ने लिखा होता है होम, ऐसे होता है ना, ये वेबसाइट के टाइटल्स ऐसे बने होते हैं अक्सर, इसका मतलब है उन पे एसईओ का काम नहीं हुआ। कई लोगों ने क्या लिखा होगा वेबसाइट पे, अपनी ब्रांड नेम ही लिख देते हैं कीवर्ड की जगह पर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है जिसने आपको रैंक करना है। मिसाल के तौर पर पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, यूआरएल में शामिल है पीक सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी बंदा पीक सॉल्यूशन लिखेगा तो पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट ही आने वाली है। लेकिन अगर पीक सॉल्यूशन वाले टाइटल में भी पीक सॉल्यूशन लिख देंगे बेसिक कीवर्ड की जगह पर, प्राइमरी कीवर्ड की जगह पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने प्राइमरी कीवर्ड को जाया कर दिया। भाई देखो, पीक सॉल्यूशन जो बंदा लिखता है वो बंदा, देखिए अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज कोई बंदा लिखता है तो डिजिटल मार्केटिंग कोई ब्रांड तो नहीं है, कोई कंपनी भी नहीं है, वो एक की है, एक क्यूरी है। लेकिन पीक सॉल्यूशन क्यूरी तो नहीं है, पीक सॉल्यूशन तो ब्रांड है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब डिजिटल मार्केटिंग वो लिखेगा जिसको इस क्यूरी का रिजल्ट चाहिए, डिजिटल पीक सॉल्यूशन वो लिखेगा जो पीक सॉल्यूशन को जानता होगा, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता होगा। तो इसका तो मतलब हुआ कि हमने कीवर्ड दाया कर दिया, भाई हमने उसी बंदे को टारगेट कर दिया जो ऑलरेडी हमें जानता है, हमें उसे टारगेट करना है जो ऑलरेडी हमें जानता नहीं है। वो कीवर्ड लिखे, वो अपनी कोई सर्च क्यूरी लिखे, उसके अगेंस्ट हम नजर आए, नजर फिर पीक सॉल्यूशन ही आएगा। इसलिए हमें कभी भी प्राइमरी कीवर्ड के तौर पर ब्रांड नहीं लिखनी चाहिए, अलबत्ता यहां लिखी जा सकती है अगर जगह बन जाए तो। लिखती
मैंने। अब यहां पर सेपरेटर के तौर पर मैंने पाइप साइन लगाया, कॉमा भी नहीं लगाया, फुल स्टॉप भी नहीं लगाया। यहां पर सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आपने यूज करना है, या तो इस पाइप साइन को या इस हाइफन को। पाइप साइन इज मोर बेटर, हाइफन की निस्बत ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है पाइप साइन। ठीक है, दोनों हम यूज कर सकते हैं। अब मैंने कहा भाई बन गया मेरा टाइटल, हाँ इशू कोई नहीं है इसमें। मैंने इसे यहां से किया कॉपी, जहां मेरी वेबसाइट पड़ी थी मैं वेबसाइट पे आया, इंडेक्स पे आया, ये सब वही है जो मैं दोबारा पहले भी बड़ी दफा कर चुके हैं। ये जी कहां पर है जी इसका टाइटल, देखिए आ गया ना। ये सपोज कर रहे हैं ना हमने कीवर्ड का टाइटल बनाया, यानी कि एसईओ का हमने एक काम किया। आज आप समझ लो कि एसईओ हमने अप्लाई करनी शुरू की तो एक टास्क हमने कंप्लीट किया। जब ये वेबसाइट लाइव होगी तो जब मैंने क्रॉस चेक करना होगा तो फिर मैं कर पाऊंगा, ऑफलाइन को तो नहीं चेक कर पाऊंगा ना। लेकिन ये मुझे गारंटी होगी कि मैं गलत नहीं करके आया, क्योंकि मैंने एक वेबसाइट के ऊपर ही जाकर इसको टेस्ट किया था जो लाइव वेबसाइट थी। उस वेबसाइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा भाई, ठीक है, वो वेबसाइट अपनी जगह पर कायम है। ये तो सब चीजें टेम्परेरी तौर पर हो रही थी उसके साथ। अच्छा एक चीज और नोट करें, वो क्या है, बस यहाँ पे करेंगे। कितने पिक्सल्स हैं? 5, 13। अब जरा नोट कीजिएगा, मैं कोई वर्ड बढ़ाने भी नहीं लगा और कम भी नहीं करने लगा। मैंने कहा ना मैं वर्ड बढ़ाऊंगा ना मैं वर्ड कम करूंगा, लेकिन इसके पिक्सल्स बढ़ेंगे। बढ़े? समझ में आई बात? मतलब जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनकी वेट और हाइट स्मॉल लेटर से ज्यादा होती है, और यहां पर तो बात ही पिक्सल्स की हो रही है। तो इसका मतलब अब हमें एक चीज और भी पता लगी कि भाई अवॉइड टू यूजिंग एब्रीविएशंस, क्योंकि अगर हम एब्रीविएशंस यूज कर रहे होंगे तो वो भी हमारी स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर जाएंगे। ठीक है, और याद रखिएगा कि सर्च क्यूरी जो होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है। यानी अगर मैंने आइल्स लिखा हुआ है और मैं कह रहा हूं भाई आइल्स तो एब्रीविएशन है, इसको मुझे हर हालत में कैपिटल ही लिखना चाहिए, ये केस सेंसिटिव नहीं है। आपने कैपिटल में लिखा, दूसरा स्मॉल लिखेगा तब भी रैंक करके नजर आएंगे। आपकी सर्च क्यूरीज केस सेंसिटिव नहीं होती। हाँ वैसे विजिबिलिटी के लिए अगर आप कैपिटल में लिखना चाह रहे हो तो आपको बस ये देखना पड़ेगा फिर कि आपको कम करना पड़ेगा कुछ, आपको अपने कैरेक्टर्स कहीं से रिड्यूस करने पड़ जाएंगे, क्योंकि 4-5 कैरेक्टर्स आप यूज कर रहे हो वो पिक्सल्स ज्यादा ऑक्यूपाई कर जाएंगे। अब यह कि अब यहाँ पर पिक्सल्स वर्सेस कैरेक्टर्स फर्क आ गया ना। हालांकि कैरेक्टर 60 ही है, लेकिन पिक्सल्स बड़े होने से आप आउट ऑफ द रेंज हो गए। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये हमने आज एक चीज कंप्लीट कर ली।